तो हम बात कर रहे थे रिक्स की। तो रिक्स के तहत हमने देखा कि भाई रिक्स ने किन किन किस तरीके से बात करी है। उसने कहीं ना कहीं अपनी एक पुस्तक में इसका जिक्र किया था, जिसमें उसने प्रशासन और उसके परिवेश के बीच के अंतर संबंधों को जानने की कोशिश की थी। हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि भाई रिक्स ने पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम की सहायता से उसने कहीं ना कहीं पारिस्थितिक सिद्धांत को समझने की चेष्टा की। संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम को सबसे पहले ड्वाइट वाल्डो के द्वारा 1955 में प्रयोग में लाया गया था। हमने देखा कि भाई रिक्स ने बहुत सारे मॉडल्स अप्लाई करे थे पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के संदर्भ में। तो इसी दिशा में विकासशील समाजों के प्रशासनिक सिद्धांतों की व्याख्या के लिए ग्लोबल व्यवस्था का अध्ययन करते हुए उसने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं वो मुख्यतः 3 हैं। कहने का मतलब यह है कि जब उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किए, पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए उसने बहुत सारे नमूने इकट्ठे किए, उन नमूनों को इकट्ठा करने के आधार पर वो निष्कर्ष पे पहुंचा कि सामाजिक व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं, यानी किसी भी समाज में किसी भी व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं वो 3 हैं। उन 3 आदर्श प्रारूपों की वो बात करता है। बहुकार्यात्मक समाज, जिसके तहत वो पहली बात करता है कि एक तो बहुकार्यात्मक समाज को हम देख सकते हैं। आदर्श नमूनों का मतलब यह है कि कोई भी जो सोसाइटी है, समाज है, वो कितने प्रकार की है, उसके प्रकार कितने हैं। प्रकार का मतलब यह है कि उसका जो काम करने का तरीका है, काम करने की शैली है, तो उन शैलियों के आधार पर उसने प्रकारों में उसको विभाजित किया है, उसके काम करने के पैटर्न के आधार पर। तो 3 प्रकारों में वो सामाजिक व्यवस्था के प्रारूपों को वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उनके 3 क्या है, आइडियल क्या है, नमूने हैं। तो उन 3 आइडियल नमूनों को ही वो क्या कर रहा है, पूरी सोसाइटी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। उसका मानना है कि कॉमन तौर पे ये जो तीन ही आइडियल नमूने हैं ये प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। इन 3 आइडियल नमूनों का हम प्रशासन में कहीं ना कहीं देख सकते हैं प्रभाव, कि प्रशासन में इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि हम सामाजिक परिवेश की बात कर रहे हैं पारिस्थितिक सिद्धांत के तहत, और पारिस्थितिक सिद्धांत के तहत सामाजिक परिवेश का मतलब क्या है। ये 3 नमूने हमने खड़े कर दिए। हमें पता है कि भाई इतने टाइप के समाज हैं, इस तरीके से ये क्या करते, काम करते हैं। तो हम इन 3 नमूनों का अंतर संबंध हम प्रशासन से करने की कोशिश करेंगे। तो यानी ये पारिस्थितिक जो सिद्धांत है, ये परिस्थिति की एक मोटी मोटी रूपरेखा हमने बना दी है समाजों की, जिसका हम अंतर संबंध करने वाले हैं किससे, प्रशासनिक परिवेश से या प्रशासन से। ये समझ में आ गया। तो ये 3 नमूने कौन कौन से हैं। तो पहले नमूने के आधार पर ये कार्यात्मक समाज की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अल्प कार्यात्मक समाज, दूसरा जो आदर्श नमूना है कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्थाओं का, वो दूसरा आदर्श नमूना क्या है, अल्प कार्यात्मक समाज है। और तीसरा संपर्शीय समाज, संपर्शीय समाज या प्रिज्मेटिक सोसाइटी की ये बात करता है। तो ये पहले के तहत बोलता है कि जो बहुकार्यात्मक समाज है इसमें समाज की एक संरचना होती है जो अनेक प्रकार के कार्यों को करती है। कहने का मतलब है कि एक ही स्ट्रक्चर होता है उस समाज का, और वही स्ट्रक्चर अनेक प्रकार के काम कर रहा है। मजदूरी वाले काम भी उसी से कराओ, ठीक है, अधिकारी वाले काम भी उसी से कराओ, सारे काम आधुनिक और परंपरागत सभी प्रकार के काम एक ही जो स्ट्रक्चर वाली जो संरचना है वही करेगी। इस तरीके की बात करता है वो बहुकार्यात्मक समाज के तहत। इसके साथ साथ वो बोलता है कि इस प्रकार की सोसाइटी में पुरातन राजनीति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल जो एक ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार की सोसाइटी में देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ वो कह रहा है कि आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की कमी हमें अक्सर इस प्रकार की सोसाइटी में देखने को मिलती है। इस तरीके की जो सोसाइटी है उसकी डिपेंडेबिलिटी हमें पूरी तरीके से कृषि पर आधारित दिखती है, वो कृषि पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि भाई बहुकार्यात्मक समाज में औद्योगिकीकरण नहीं है, साथ ही साथ आधुनिकीकरण में नहीं है, और ये कृषि पर पूरी तरीके से डिपेंड है। फिर हमने देखा बहुकार्यात्मक समाज में कि इसमें जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो एक है, और एक ही प्रकार की सोसाइटी अलग अलग डिफरेंट प्रकार के क्या कर रही है, काम को कर रही है। तो इस तरीके से भी हमने देखा, ठीक है। तो ये वाला हमारा नॉर्मली कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो आदर्श नमूना है रिक्स के अनुसार अल्प कार्यात्मक समाज का। ये कहते हैं कि यह समाज औपचारिक रूपों से अनेक संघों में बटा हुआ होता है। अब औपचारिक रूप से अनेक संघों में बटा होने का मतलब क्या है, जहां पे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के एक ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वहां पर हम एक से अधिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और उन स्ट्रक्चर को किस तरीके से शेड्यूल किया गया है, औपचारिक तरीके से। औपचारिक का मतलब कि लीगली तरीके से, कानून के तहत। अनौपचारिक का मतलब यह है कि भाई ऐसे अनऑर्डरली, ये मतलब जैसे
औपचारिक और अनौपचारिक की हम बात करते हैं तो औपचारिक में वो चीजें आएंगी जो कानून के दायरे में होंगी, जिनका लेखा जोखा होगा एक सिस्टमैटिक तरीके से, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तरीके से चलेंगी, है ना, एक नियम कायदे कानून से। तो यह समाज औपचारिक रूप से अनेक संघों में बटा होता है। सिंपल सी बात है कि अनेक संघ होंगे तो संघों को अलग अलग पावर भी दी गई होगी, उनके अलग अलग कामकाज होंगे, और कामकाज की बात अगर की गई तो सिंपल सी बात है कि भाई कहीं ना औपचारिक तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया गया होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें प्रत्येक संरचना एक विशेष कार्य करती है। पहले पे हमने देखा कि अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, लेकिन जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उनको अलग अलग तरीके से काम दिए जाते हैं। यानी प्रत्येक जो संरचना है, स्ट्रक्चर का मतलब जो एक अलग अलग जो संरचना है वो संरचना अलग अलग काम को करती है। किसी को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के ही काम दिए जाएंगे, किसी को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ खेल विभाग ही दिया जाएगा। इस तरीके के अलग अलग तरीके से इनको काम बांटे जाते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव कब पड़ती है? 1861 के भारत परिषद अधिनियम से मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ती है। इसी तरीके का कंसेप्ट है ये भी, इसको अगर आप समझे इंटरलिंकेज करके। मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव का मतलब ये था, उससे पहले भारत में जो कामकाज होते थे सारे काम एक साथ सारे मंत्री करते थे, उन पे डिबेट करते थे आपस में। अगर एजुकेशन का काम होगा तो सारे मंत्री आएंगे, उस पर डिबेट होगी, इस तरीके से बात होती थी। लेकिन 1961 में क्या हुआ कि भाई विभागों को बंटवारा किया गया और बोला गया कि एक विभाग के लिए एक ही मंत्री होगा। उससे काम करने में क्या हो रही थी कि भाई बहुत ज्यादा जटिलताएं पैदा हो रही थी, सारे लोग आ रहे थे, सबका कहीं ना कहीं जो समय है वो वेस्ट जा रहा था, और उतने लोग सिंपल सी बात है कि एक चीज पे काम करके क्या क्या करेंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस कहीं ना कहीं 1841 में भारत जो परिषद अधिनियम है उसके तहत मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी थी। तो यहाँ पे भी आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जिसमें प्रत्येक संरचना एक विशेष कार्य करती है। तो इसी तरीके का कंसेप्ट है कि भाई प्रत्येक जो स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग तरीके से काम सौंपे गए हैं। इन समाजों में खुली संरचना होती है जिसमें राजनीतिक निर्णय नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। अब देखो इसमें खुली संरचना होती है, खुली संरचना और बंद संरचना का हम नॉर्मली जिक्र करते हैं। तो खुली संरचना के तहत ये कि पूरी लिबर्टी होती है, जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होती है, जो थिंक टैंक होता है, उसको अपने डिसीजन लेने के लिए उनको पूरी तरीके से क्या होती है, अथॉरिटी होती है। लेकिन जहां पे जो कहीं ना कहीं जो बंद संरचना होती है वहां पे इस तरीके का रूल्स या उस तरीके की लिबर्टी उनको नहीं दी जाती है कि वो अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरी तरीके से करें। यहाँ पे कुल मिलाकर के ये समाज हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा विकसित समाज है। यहाँ पे इस तरीके की चीजें कि डिसीजन मेकिंग ये खुद कर रहे हैं। जो राजनेता है वो राजनीतिक निर्णय इस समाज में खुद लेते हैं, वहीं प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं वो प्रशासनिक निर्णय खुद लेते हैं। आप देख रहे हैं कि काफी हद तक काफी एडवांस है। अगर हम पहले बहु कार्यात्मक समाज की अगर बात करें तो उससे ज्यादा काफी ज्यादा विकसित अवस्था में हम इस सब सोसाइटी को देख सकते हैं। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं FW रिक्स करते हुए प्रतीत होते हैं। ये कहते हैं कि इसमें सरकार लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रति संवेदनशील होती है तथा मानव अधिकारों की रक्षा करती है। सिंपल सी बात है कि मॉडर्न जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है 16वीं सेंचुरी में जो हमारा पैदा हुआ है आधुनिक राष्ट्र राज्यों का, उसका एक मूल एजेंडा ये है कि भाई लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई करना, उनका लोक कल्याणकारी परिवेश में कहीं ना कहीं उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना। इसी तरीके का कंसेप्ट हमें कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में देखने को मिलता है कि ये क्या करता है कि सरकार लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो नीड्स की जो चीजें हैं वो क्या करती है, उनकी भरपाई करती है, वो उनको मुहैया कराती है। साथ ही साथ मानव अधिकारों की रक्षा, जो ह्यूमन राइट्स की जो समस्याएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रमोट करती है या उन चीजों को भी देखती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस सोसाइटी में जो नागरिक हैं या जो समाज है वो काफी ज्यादा रिलैक्स अवस्था में आप देख सकते हैं, और हर तरीके की जो फैसिलिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो दूसरा समाज हमारा ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिज्मेटिक सोसाइटी की। तो ये बात करते हैं संपर्शीय समाज। इसमें रिक्स कहता है कि भाई कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां घुले मिले विशिष्ट कार्य एक साथ किए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे दो प्रकार के कार्य हैं, ये घुले मिले की बात कर रहे हैं और विशिष्ट कार्य। विशिष्ट का मतलब क्या है, जो एलीट के जो कार्य है, एलीट का मतलब अभिजन। अभिजन में किसे कहते हैं कि जो थिंक टैंक और जैसे डिप्लोमेसी तैयार करना, तो इस तरीके के जो उच्च वर्ग के काम हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, है ना। इस तरीके के जो उच्च वर्गीय काम है उसको विशिष्ट वर्गीय कार्यों की श्रेणी में हम उसको रखेंगे, एलिस्टिक जो वर्क है। तो इस तरीके के काम इसमें होते हैं। साथ ही साथ ये बोला कि इसमें निम्न स्तरीय काम भी होते हैं। एक तो बोला कि विशिष्ट वर्गीय काम होते हैं, दूसरे निम्न वर्गीय काम भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसकी जो प्रकृति है वो मिली जुली है। ये निम्न स्तरीय काम भी कर रही है और उच्च वर्गीय काम भी कर रही है। ये घुली मिली अर्थव्यवस्था से संबंध रखती है, जिसे वो मिश्रित समाज की संज्ञा दे रही है। कह रहे कि मिश्रित सोसाइटी है, यहाँ पे अच्छे मतलब हाई क्वालिटी के काम भी सोसाइटी करती है,
एंड लोअर जो क्वालिटी के काम हैं वो भी सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं। इसमें पुराने और आधुनिकता का मिश्रण कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ऐसे मिश्रित स्वरूप वाले समाजों को रिक्स ने संपर्क समाज कहा। इसने बोला कि भाई इसमें जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी का कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा कॉम्बो हमें देखने को मिलता है, इनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके की सोसाइटी को उसने मिश्रित सोसाइटी बोला है कि भाई इस तरीके के जो समाज है वो मिश्रित समाज है। रिक्स के अनुसार संप्रेष्य जो समाज है उनकी 3 चारित्रिक विशेषताएं। अब देखो यहाँ पे 3 और उसकी क्या कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वो बता रहा है कि भाई 3 और विशेषताएं हैं इसकी। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? रिक्स कह रहा है कि इस ये विजातीय होती हैं, औपचारिक होती है, अति आच्छादन की प्रक्रिया इनमें देखने को मिलती है। तो समझ लेते हैं कि रिक्स के द्वारा जो संप्रेष्य समाज की 3 चारित्रिक विशेषता होती है उसमें रिक्स किस तरीके की बात कर रहा है। पहले पे विजातीय। विजातीय में कह रहा है कि ये जो समाज है ये विभिन्न व्यवस्थाओं के मिश्रण से बना होता है। विजातीय समाज, इसमें एक ही प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, कुछ सिस्टम बहुत ज्यादा हाईटेक होते हैं, कुछ लोग हाईटेक होते हैं, और उनकी जो नेचर होता है अलग अलग नेचर के ये सिस्टम होते हैं। तो सभी सिस्टम क्या होते हैं, इसमें मिलकर के काम करते हैं, यानी मिश्रित मान के चलो, सभी सिस्टमों का मिश्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। ये कहता है कि इसमें जो ग्रामीण और जो शहरी जो परिवेश है इनकी एक बहुत अच्छी मतलब कहीं ना कहीं अच्छा मिश्रण इनका देखने को मिलता है। जहां इस विजातीय समाज में ग्रामीण जो प्रक्रियाएं हैं उनका भी बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग देखने को मिलता है, वहीं शहरीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती है इस प्रकार की विजातीय समाज में। आप नॉर्मल से इसको बोल सकते हैं कि जिस तरीके का हमारा फेडरल का कंसेप्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रांतीय गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है फेडरल सोसाइटी में। वैसे फेडरल सोसाइटी का एग्जांपल लेना इसके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हम नॉर्मल समझने के लिए इसको जोड़ सकते हैं कि भाई ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के काम ये करती है, बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो फेडरल सोसाइटी में आप देखते हैं कि इसी तरीके के काम होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां सेंटर में बहुत अच्छे काम करती है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्हीं नीतियों को अप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से उनको क्या करती है, अप्लाई करती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक हमें एज देखने को मिलता है अलग अलग फीस में, सेंटर एंड स्टेट एंड तुम्हारा लोकल एरियाज में, जैसे स्थानीय एरिया पे नगर पंचायत इस टाइप से। तो इस तरीके के काम कहीं ना कहीं विजातीय समाज में देखने को मिलते हैं। विजातीय का मतलब सिंपल से आप समझ रहे होंगे कि भाई एक ही जाति नहीं, अलग अलग ट्रेडिशनल को वो मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरी औपचारिकता की। ये बात करता है औपचारिकता के तहत ये कह रहा है कि नियम कानून नाम मात्र का। अब ये बोलता है कि औपचारिक जो समाज है या इसकी जो औपचारिकता के दायरे में जो इसकी जो विशेषता है किसकी, संपर्क समाज की, ये बोलता है कि भाई ये कहीं ना कहीं नियम कानून से तो बहुत अच्छी तरीके से भरे हुए होते हैं, लेकिन इनमें करप्शन हमें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो नौकरशाही प्रवृत्ति है वो अपने चरम पे देखने को मिलती है। नौकरशाही का मतलब इन द सेंस कि इनमें बहुत ज्यादा अपना एटीट्यूड होता है लोक सेवकों में, और ये जनता की जो भलाई है उसके बारे में उतने एदत नहीं होते हैं, या उतनी बढ़िया तरीके से इनकी अप्रोच कहीं ना कहीं वेलफेयर के तरीके से ये काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके की ये बात करते हुए पाया जाता है औपचारिकता में। देखो औपचारिकता का मतलब ये कि ये सिंपल से कह रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर तो इसकी जो पूरा जो एक जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर, सोसाइटी का जो एक वो है, जो एक फ्रेम है वो पूरा स्ट्रक्चर्ड किया हुआ रहता है, एक लीगली तरीके से उसको फ्रेमिंग कर रखी रहती है। लेकिन इस कमियां ये है कि ये जो लोक सेवक हैं इनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भावना हमें देखने को मिलती है, और ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। इस तरीके के लो फॉल्स कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में देखने को मिलते हैं औपचारिकता में। उसके बाद ये बात करता है अति आच्छादन। तो आधुनिक व्यवस्था के कार्यों को करने में प्रशासन की रूढ़िवादी जब प्रवृत्ति विद्यमान होती है या झलकती है, तो ऐसी उसको वो अति आच्छादन की श्रेणी में रख रहा है। वो कह रहा है कि कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं जिनमें मॉडर्न तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही वाली बात है कि भाई जैसे आपने गांव में देखा होगा, हमारे पहाड़ के एरिया में लड़कियां बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न समझती हैं। जो गांव की लड़कियां रहती हैं और मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, वो मतलब वो नकल करती हैं सामने दूसरे की। तो वो जैसी नकल करती हैं तो ठीक है, ऊपर का तो पहन लेती है, लेकिन नीचे की मैचिंग उनको समझ नहीं आती। तो नीचे वही ट्रेडिशनल चल रहा है उनका पुराना सा, वही ऊपर पहनने की वो टी शर्ट पहन लेगी, नीचे से उनका वही सलवार वगैरह चल जाएगा, जबकि उसके साथ नॉर्मल ट्राउजर का एक प्रचलन है या जींस का इस प्रचलन है। तो यहाँ पे भी ये इसी तरीके की बात कर रहा है अति आच्छादन में, कि कोशिश तो ये बहुत ज्यादा मॉडर्न की करते हैं, लेकिन होता इनसे क्या है, इनके व्यवहार में जो है वो परंपरागत व्यवहार को ही ये लागू कर पाते हैं। यानी इनकी नीतियां और कार्य करने की जो शैली है वो परंपरागत व्यवहार से प्रभावित होती है। तो इस तरीके से ये
अत्याचार आच्छादन को इस तरीके से डिफाइन कर रहा है कि भाई इस तरीके की सोसाइटी में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। ये समझ में आ गया।